ओके, सो वी आर लाइव नाउ। नमस्कार, मैं अमृता सोनी सरल भारत की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मुझे आज के जो हमारी गेस्ट हैं, मिस्टर अमिताभ ठाकुर, आईजी ऑफ लखनऊ, इनसे इंट्रोड्यूस करवाते वक्त मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और ही इज एन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमारी सीरीज का नाम है सफरनामा। तो सर, हम सभी आपके सफर के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी स्टडी से लेकर आपकी सिलेक्शन से लेकर आपकी जॉब तक का आपका सफर कैसा रहा, प्लीज शेयर करिए। जी देखिए, यहाँ तक मैं मुख्य झारखंड का रहने वाला हूँ। मैंने जी। तो अपनी पढ़ाई बोकारो में ही की थी। बाद मैं इंजीनियरिंग में करने आईआईटी कानपुर आया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 95 में मैंने ज्वाइन किया था आईआईटी। 89 में मैं वहां से पास हुआ। उसके बाद मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए। 1991 में एक बार मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर 92 में हुआ। 92 में मैंने आईपीएस ज्वाइन किया। मेरा यूपी कैडर मिला और यूपी कैडर में मुझे तब से मैं यहाँ पर लगभग समझता हूँ कि 29-30 वर्षों से मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तमाम समस्याएं हमारी सेवा की हैं, तमाम परेशानियां हैं। इसके बाद भी निश्चित रूप से एक ऐसी सेवा है जिसमें हम समाज में बहुत अधिक योगदान दे सकते हैं, अपने कार्यों से, अपने कृत्यों से, अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से, अपने डूज एंड डोंट्स दोनों से हम लोग समाज को कुछ हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दिशा निर्देश भी दे सकते हैं, उस समाज के उपयोगी बन सकते हैं, समाज में लाभ कर सकते हैं। तो इस रूप में मेरा यह मानना है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को जो मेधावी हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उन्हें इन सेवाओं में प्रतिभाग करने के लिए, शामिल होने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, ताकि वो देश और समाज को बेहतर योगदान दे सके। सर, आपको बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन जॉब्स में जाना चाहते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, चूंकि मैंने जैसा कहा, मैं चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, मेरा विषय मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, सिविल सर्विस की सेवाओं में, अन्य सेवाओं में। उस समय से आज में काफी परिवर्तन हो गया है। और हमारे समय दो ऑप्शनल पेपर थे, अभी एक ऑप्शनल पेपर है। अब एसे का पेपर है, हमारे समय एसे का पेपर नहीं था। अब जीएस के 4 पेपर हो गए हैं, हमारे समय जीएस के 2 पेपर थे। तो निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो बुनियादी बात मैं समझता हूँ, वो पहले और अभी और हमसे पहले, हमसे भी पहले और आगे वर्षों में भी बुनियादी बात एक ही रहेगी कि मेरा बहुत ही क्लियर मानना है, स्पष्ट मानना है कि इन परीक्षाओं में उस व्यक्ति का ही होगा जिसने मुझे इस परीक्षा में जाना है। क्योंकि दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति और उसके लिए लगातार प्रयास, मेरी दृष्टि में, मेरी समझ में, इसके अलावा इन सेवाओं में जाने का, इन सेवाओं में सफल प्रतिभागी होने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि जो कोई कहता है कि शॉर्टकट हो सकता है, वह इसीलिए सही नहीं कहता है क्योंकि उसके कारण है। नंबर कारण है कि इसका सिलेबस ही ऐसा है जो जी। एक्सट्रीमली वास्ट है। एक्सट्रीमली वास्ट सिलेबस है, मतलब आपको पूरा समय उसमें देना होगा, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 2, जिस प्रकार का पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वह भी बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ही उसमें टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, बहुत ही ज्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत है। एक दिन में 2-2 पेपर, 3-3 घंटे के लगातार, सारे के सारे ऐसे, कहीं से कोई भी सवाल आ सकता है, आपको समझना है, लिखना है। तो कुल मिला के डेडिकेशन, कमिटमेंट मेरे ख्याल से, और हमेशा अपने अंदर एक प्रकार का उत्साह रखना कि मैं सेवाओं में जाऊंगा, सफल होऊंगा, यह भावना जिसमें भी रहेगी, मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से सफल होगा। सर, जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी करता है आईपीएस ऑफिसर बनने की, आईएएस ऑफिसर बनने की, तो वो कुछ सपने लेकर सोचता है, एक खुद से एक व्यू तैयार करता है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो सर, क्या ऐसे आपके भी कुछ सपने थे और आपने उनको किस हद तक पूरा किया है? थोड़ा सा शेयर देखिए करिए आपके देखिए एक्सपीरियंस। अब जहां तक एक पहलू था कि परीक्षा में कैसे सफल होऊंगा, उसकी बात मैंने, जो जितनी मेरी समझ में आई, मैंने बताया कि डेडिकेशन, कमिटमेंट पीरियड है।
सेवा में आने के बाद मुझे लगता है कि चूंकि ये निश्चित रूप से इसमें बहुरंगी सेवाएं हैं, इसमें आप जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, जैसे कि एक रंग अकेले में पर्याप्त नहीं होता, वैसे ही कि हम मान लीजिए कि अगर 20 आईपीएस अफसर हैं, 20 आईएएस अफसर हैं, तो 20 के अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं, अपना-अपना मंतव्य होता है, अपनी-अपनी दृष्टि होती है। और इसमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका बिल्कुल सही है, किसका बिल्कुल गलत है, ये कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। हर एक के अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। यह ज़रूर है कि कुछ प्रतिशत ऐसे होते हैं जो अपनी सेवा की भावना से, मूल भावना से भटक जाते हैं। निश्चित रूप से उनको देख के अफ़सोस होता है, लेकिन जो कोई भी सेवा की भावना से इन सेवाओं में लगा रहता है, कमिटमेंट से लगा रहता है, वो उसमें भी तो सैटिस्फाइड रहता ही है, देश और समाज के लिए भी उपयोगी होता है। सर, जैसे कि आपने बोला कि कुछ ऑफिसर्स अपने मूल से भटक जाते हैं, तो उस पर टिके रहना कितना मुश्किल रहता है? मुश्किल इस या सेंस में कितना? है, आपकी बात सही है, क्योंकि जो इन सेवाओं में अन्य तमाम सेवाओं की तुलना में को आप पावर कहते हैं, ताकत कहते हैं, ज़्यादा होती है और सही और गलत दोनों करने की ताकत होती है। और इंसानी फितरत ऐसी है कि जो गलत की तरफ कई बार बहुत आकर्षित करती है। एक लड़का जो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग थे और जो भविष्य में होंगे, मेरे बाद आए, मुझसे पहले हुए, कल तक जो नोबॉडी था, सड़क में घूम रहा था, अचानक को पता लगा एसडीएम साहब हो गए और उसका एक हमला हो गया, तो उस चीज़ को सँभाल पाना, मैं कहता हूँ हम जी, लोग से जो बहुत ही लार्ज स्केल पे, बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे, जैसे फ़िल्म वालों का होता है, क्रिकेट वालों का होता है, आना कई बार आसान होता है, सँभाले रखना मुश्किल होता है। तो जी, उतना बड़ा तो हम लोग का पर्सोना कभी नहीं हो पाता, लेकिन अपनी-अपनी छोटी-छोटी जगहों पे मान लीजिए कोई छोटी-सी जगह मान लीजिए अजमेर में है, कोई कोयंबटूर में है, तो वहाँ अपने आप में छोटा-मोटा वो हस्ती हो जा रहा है। उस जी। हस्ती को वह मेंटेन कर पावे, यह उसके लिए ज़रूरी है, वो ताकत की भावना उसके अंदर पावर का गलत उसके न जा चला जावे, ये ज़रूरी है, जो इसको रोक ले पाता है, वो सफल होता है। जी। सर, और इस जॉब में क्या-क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि आप ऑडियंस को और जो बच्चे देख रहे हैं, उनको आप बताना चाहते हैं कि ये चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है आफ्टर सिलेक्शन ड्यूरिंग द जॉब? देखिए, मेरे ख्याल से चैलेंजेज़ बहुत सारे हैं और चैलेंजेज़ कुछ नहीं हैं। चैलेंजेज़ बहुत सारे इसलिए हैं क्योंकि ज ज जैसा अभी हम लोग में चर्चा हुई, चूँकि अधिकार क्षेत्रता ज़्यादा है, तमाम सेवाओं की तुलना में उस हद तक गुमनाम सेवा नहीं है। इनकी निर्णयों का सीधा-सीधा असर पड़ता है, कई बार हज़ारों और लाखों लोगों पर भी असर पड़ता है, जो निर्णय होते हैं, तो उनमें सही माना ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ हज़ारों और लाखों लोगों के पर आपके आपके निर्णय का, आपके व्यक्तित्व का असर पड़ सकता है, तो उ उससे उसका एक दुरुपयोग भी तो हो सकता है। भई मान तमाम लोग देख रहे हैं, नेता भी देख रहे हैं, हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है कि हमारे हित में है, अहित में है। उन प्रेशर्स को देखना, जनता का प्रेशर, नेता का प्रेशर, जिसको आप मीडिया कह सकते हैं, मीडिया का प्रेशर आपके अच्छे और बुरे के का क्रिटिसिज़्म हो सकता है। तो इन सबों के बीच चल पाना यह ज़रूरी है। सर, हमारे एक दर्शक आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं अलग से इसीलिए कुछ क्या कह पाऊँगा क्योंकि ये चीज़ें मुझे लगता है कि संविधान ने भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने भी कई बार एक्सप्लेन किया है। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी अपरिमित नहीं है, कंप्लीट नहीं है। वो उसको उसके उसके बाउंड्रीज़ उसके नियत किए गए हैं और सेक्शन जो आर्टिकल 3(1) एफ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो है, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि किस हद तक आज़ादी है, किन बिंदुओं पर आज़ादी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इसको ढंग से जो अनवरत परिभाषित किया है, उनको हम लोग को लगातार समझना चाहिए। हमें किसी भी तरफ मुझे लगता है कि उस जो जो कह सकते हैं बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन इधर न उधर होना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि विगत दिनों में जैसे कि मुझे को लगता है बहुत बड़ा चैलेंज अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेके दोनों तरफ से सोशल मीडिया के आ जाने से हुआ है। कई बार जी, धारा प्रवाह गाली-गलौच हो रही हैं, कई बार मान लीजिए कि इधर और उधर, दोनों तरफ जिसको जो कई सारे पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, सोशल व्यूज़ हैं, उनके लोग भी आपस में एक-दूसरे के प्रति टॉलरेट हम अपनी पूरी बात टॉलरेट कर रहे हैं, दूसरे की कोई बात टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेके
मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम निर्णय हैं, उनका सार संक्षेप यह है कि हमें उस हद तक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो किसी दूसरे को अनावश्यक रूप से या गलत ढंग से उसको परेशान नहीं करता है। जी। सर एक क्वेश्चन है, एक सिविल सेवक के क्या एथिक्स होने चाहिए? एथिकल डायलेमा से कैसे निपटें? देखिए, एथिक्स भी परिभाषित है, एथिक्स में भी कोई इश्यू मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं है। एथिक्स जो लाइफ के एथिक्स हैं, वही सिविल सर्वेंट के एथिक्स हैं, और मुझे लगता है कि हर जगह वही एथिक्स हैं कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, हमें सही पर रहना चाहिए, हमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं टिल्ट होना चाहिए, पार्टी विशेष के प्रति टिल्ट नहीं होना चाहिए, हमें संविधान के प्रति हमारी का समर्पण होना चाहिए, कानून के प्रति समर्पण होना चाहिए, एथिक्स हैं। इसका पालन कई बार नहीं होता है, उसके नुकसानात होते हैं, आप और हम इस बात से भली-भांति अवगत हैं। जी। सर एक और क्वेश्चन है, कम्युनिटी पोलिसिंग क्या है? कैसे करना चाहिए? कम्युनिटी पुलिसिंग का जहाँ तक मेरा मानना है, कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है वह पुलिसिंग जिसमें जनता का सीधा सरोकार हो, जनता का की सहभागिता हो, पार्टिसिपेशन हो। हम सिर्फ वो जैसे कि मान लीजिए कि वो कहता हूँ कि जैसे कि एक लेक्चर होता है, एक पार्टिसिपेटिव लेक्चर होता है, पार्टिसिपेटिव लेक्चर में स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं, और तो वो बेहतर है से कम्युनिटी पुलिसिंग में जहाँ जनता का पार्टिसिपेशन हो, वह बेहतर है। जी। सर हीरा सर आपका स्वागत कर रहे मैं हैं और बोल समझता रहे हैं कि जी जी, मैं समझता हूँ जी कि अब सर। हम लोग की सभी बिंदुओं पर चर्चा हो गई है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हीरा जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू इतना मैडम। समय देने के लिए थैंक्स सो बहुत-बहुत काइंड। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। सो काइंड। सर अ, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि सर ने बहुत ज्यादा व्यस्त टाइम में हमें 12 मिनट दिए। ये हमारे अपने आप में ही बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि सर का सर के बारे में आई थिंक सभी जानते होंगे कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है, कितने चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, और वो हमारे साथ आए, उन्होंने हमें गाइड किया। 12 मिनट दिए, मुझे लगता है ये 12 मिनट ही बहुत बड़ा टाइम था जो कि उन्होंने हमें दिया। और अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार कहूंगी, और सर हमारे साथ अगली बार भी जुड़ेंगे, तो आप भी सरल भारत से जुड़े रहिए और सफरनामा, लिखाशा आदि सीरीज को देखते रहिए। नमस्कार।